हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। मेहता का भाषण जारी था। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बाज को चिड़ियों का शिकार करते देखकर हंस को यह शोभा देगा कि वह मानसरोवर की आनंदमयी शांति को छोड़कर चिड़ियों का शिकार करने लगे? और अगर वह शिकारी बन जाए तो आप उसे बधाई देंगी? हंस के पास उतनी तेज चोंच नहीं है, उतने तेज चंगुल नहीं है, उतनी तेज आंखें नहीं हैं, उतने तेज पंख नहीं है, उतनी तेज रक्त की प्यास नहीं है। उन अस्त्रों का संचय करने में उसे सदियां लग जाएगी। फिर भी वह बाज बन सकेगा या नहीं, इसमें संदेह है। मगर बाज बने या न बने, वह हंस न रहेगा, वह हंस जो मोती चुगता है। खुर्शीद ने टीका की, यह तो शायरों की सी दलीलें हैं। मादा बाज भी उसी तरह शिकार करती है जैसे नर बाज। ओंकारनाथ प्रसन्न हो गए। उस पर आप फिलोसोफर बनते हैं, इसी तर्क के बल पर। खन्ना ने दिल का गुबार निकाला। फिलोसोफर नहीं, फिलोसोफर की दुम है। फिलोसोफर वह है जो, ओंकारनाथ ने बात पूरी की, जो सत्य से जौ भर भी न टले। खन्ना को यह समस्या पूर्ति नहीं रुची। मैं सत्यवत्य नहीं जानता, मैं तो फिलोसोफर उसे कहता हूँ जो फिलोसोफर हो सच्चा। खुर्शीद ने दाद दी। फिलोसोफर की आपने कितनी सच्ची तारीफ की है। वाह, सुभान अल्लाह। फिलोसोफर वह है जो फिलोसोफर हो, क्यों न हो। मेहता आगे चले। मैं नहीं कहता देवियों को विद्या की ज़रूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक। मैं नहीं कहता देवियों को शक्ति की ज़रूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक। लेकिन वह विद्या और वह शक्ति नहीं जिससे पुरुष ने संसार को हिंसा क्षेत्र बना डाला है। अगर वही विद्या और वही शक्ति आप भी ले लेंगी तो संसार मरुस्थल हो जाएगा। आपकी विद्या और आपका अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं, सृष्टि और पालन में है। क्या आप समझती है वोटों से मानव जाति का उद्धार होगा, या दफ्तरों में और अदालतों में जबान और कलम चलाने से? इन नकली अप्राकृतिक विनाशकारी अधिकारों के लिए आप वह अधिकार छोड़ देना चाहती है जो आपको प्रकृति ने दिए हैं। सरोज अब तक बड़ी बहन के अदब से जब्त किए बैठी थी। अब न रहा गया, फुफकार उठी, हमें वोट चाहिए, पुरुषों के बराबर। और कई युवतियों ने हाक लगाई, वोट वोट। ओंकारनाथ ने खड़े होकर ऊंचे स्वर से कहा, नारी जाति के विरोधियों की पगड़ी नीची हो। मालती ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, शांत रहो। जो लोग पक्ष या विपक्ष में कुछ कहना चाहेंगे उन्हें पूरा अवसर दिया जाएगा। मेहता बोले, वोट नए युग का मायाजाल है, मरीचिका है, कलंक है, धोखा है। उसके चक्कर में पड़कर आप इधर की रहेगी न उधर की। कौन कहता है कि आपका क्षेत्र संकुचित है और उसमें आपको अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं मिलता? हम सभी पहले मनुष्य हैं, पीछे और कुछ। हमारा जीवन हमारा घर है, वही हमारी सृष्टि होती है, वही हमारा पालन होता है, वही जीवन के सारे व्यापार होते हैं। अगर वह क्षेत्र परिमित है तो अपरिमित कौन सा क्षेत्र है? क्या वह संघर्ष जहाँ संगठित अपहरण है? जिस कारखाने में मनुष्य और उसका भाग्य बनता है उसे छोड़कर आप उन कारखानों में जाना चाहती है जहाँ मनुष्य पीसा जाता है, जहाँ उसका रक्त निकाला जाता है। मिर्जा ने टोका, पुरुषों के जुल्म ने ही उनमें बगावत की यह स्पिरिट पैदा की है। मेहता बोले, बेशक पुरुषों ने अन्याय किया है, लेकिन उसका यह जवाब नहीं है। अन्याय को मिटाइए, लेकिन अपने को मिटा कर नहीं। मालती बोली, नारियां इसीलिए अधिकार चाहती है कि उनका सदुपयोग करे और पुरुषों को उनका दुरुपयोग करने से रोके। मेहता ने उत्तर दिया, संसार में सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं और वह आपको मिले हुए हैं। उन अधिकारों के सामने वोट कोई चीज़ नहीं। मुझे खेद है, हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही है, जहाँ नारी ने अपना पद खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई है। पश्चिम की स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है, इसीलिए कि वह अधिक से अधिक विलास कर सके। हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा। उन्होंने केवल सेवा के अधिकार से सदैव गृहस्थी का संचालन किया है। पश्चिम में जो चीज़ें अच्छी है वह उनसे लीजिए। संस्कृति में सदैव आदान प्रदान होता आया है, लेकिन अंधी नकल तो मानसिक दुर्बलता का ही लक्षण है। पश्चिम की स्त्री आज गृहस्वामिनी नहीं रहना चाहती। भोग की विदग्ध लालसा ने उसे उच्छृंखल बना दिया है। वह अपने लज्जा और गरिमा को, जो उसकी सबसे बड़ी विभूति थी, चंचलता और आमोद प्रमोद पर होम कर रही है। जब मैं वहाँ की शिक्षित बालिकाओं को अपने रूप का या भरी हुई गोल बाहों या अपनी नग्नता का प्रदर्शन करते देखता हूँ तो मुझे उन पर दया आती है।
उनकी लालसाओं ने उन्हें इतना पराभूत कर दिया है कि वे अपने लज्जा की भी रक्षा नहीं कर सकती। नारी की इससे अधिक और क्या अधोगति हो सकती है। राय साहब ने तालियां बजाई। हाल तालियों से गूंज उठा, जैसे पटाखों की लड़ियां छूट रही हो। मिर्जा साहब ने संपादक जी से कहा, इसका जवाब तो आपके पास भी न होगा। संपादक जी ने विरक्त मन से कहा, सारे व्याख्यान में इन्होंने यही एक बात सत्य कही है। तब तो आप भी मेहता के मुरीद हुए। जी नहीं, अपने लोग किसी के मुरीद नहीं होते। मैं इसका जवाब ढूंढ निकालूंगा, बिजली में देखिएगा। इसके माने ये है कि आप हक की तलाश नहीं करते, सिर्फ अपने पक्ष के लिए लड़ना चाहते हैं। राय साहब ने आड़े हाथों लिया। इसी पर आपको अपने सत्य प्रेम का अभिमान है। संपादक जी अविचल रहे। वकील का काम अपने मुवक्किल का हित देखना है, सत्य या असत्य का निराकरण नहीं। तो यूँ कहिए कि आप औरतों के वकील हैं। मैं उन सभी लोगों का वकील हूँ जो निर्बल है, निस्सहाय है, पीड़ित है। बड़े बेहया हो यार, मेहता जी कह रहे थे। और यह पुरुषों का षड्यंत्र है, देवियों को ऊंचे शिखर से खींचकर अपने बराबर बनाने के लिए उन पुरुषों का जो कायर है, जिनमें वैवाहिक जीवन का दायित्व संभालने की क्षमता नहीं है, जो स्वच्छंद काम क्रीड़ा की तरंगों में सांडों की भांति दूसरों की हरी भरी खेती में मुंह डालकर अपने कुत्सित लालसाओं को तृप्त करना चाहते हैं। पश्चिम में इनका षड्यंत्र सफल हो गया और देवियाँ तितलियाँ बन गई। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि इस त्याग और तपस्या की भूमि भारत में भी कुछ वही हवा चलने लगी है। विशेषकर हमारी शिक्षित बहनों पर वो जादू बड़ी तेजी से चढ़ रहा है। वह गृहिणी का आदर्श त्याग कर तितलियों का रंग पकड़ रही है। सरोज उत्तेजित होकर बोली, हम पुरुषों से सलाह नहीं मांगती। अगर वह अपने बारे में स्वतंत्र है तो स्त्रियां भी अपने विषय में स्वतंत्र है। युवतियां अब विवाह को पेशा नहीं बनाना चाहती, वह केवल प्रेम के आधार पर विवाह करेगी। जोर से तालियां बजी, विशेषकर अगली पंक्तियों में जहां महिलाएं थी। मेहता ने जवाब दिया, जिसे तुम प्रेम कहती हो वह धोखा है, उद्दीप्त लालसा का रूप। उसी तरह जैसे सन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है, वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है। वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है। सेवा ही वह सीमेंट है जो दंपत्ति को जीवन पर्यंत स्नेह और साहचर्य में जोड़े रख सकता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का भी कोई असर नहीं होता। जहाँ सेवा का अभाव है वही विवाह विच्छेद है, परित्याग है, अविश्वास है। और आपके ऊपर पुरुष जीवन की नौका का कर्णधार होने के कारण जिम्मेदारी ज़्यादा है। आप चाहे तो नौका को आंधी और तूफानों में पार लगा सकती है। आप अपने असावधानी की तो नौका डूब जाएगी और उसके साथ आप भी डूब जाएगी। भाषण समाप्त हो गया। विषय विवादग्रस्त था और कई महिलाओं ने जवाब देने की अनुमति मांगी, मगर देर बहुत हो गई थी, इसीलिए मालती ने मेहता को धन्यवाद देकर सभा भंग कर दी। हाँ, यह सूचना दे दी गई कि अगले रविवार को इसी विषय पर कई देवियां अपने विचार प्रकट करेगी। राय साहब ने मेहता को बधाई दी। आपने मेरे मन की बातें कही मिस्टर मेहता, मैं आपके एक एक शब्द से सहमत हूँ। मालती हंसी, आप क्यों न बधाई देंगे, चोर चोर मौसेरे भाई जो होते हैं, मगर यहाँ सारा उद्देश्य गरीब नारियों ही के सिर पर क्यों थोपा जाता है? इनके सिर क्यों आदर्श और मर्यादा और त्याग सब कुछ पालन करने का भार पटका जाता है? मेहता बोले, इसीलिए कि वो बात समझती है। खन्ना ने मालती की ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखकर मानो उसके मन की बात समझने की चेष्टा करते हुए कहा, डॉक्टर साहब कि यह विचार मुझे तो कोई 100 साल पिछड़े हुए मालूम होते हैं। मालती ने कटु होकर पूछा, कौन से विचार? यही सेवा और कर्तव्य आदि। तो आपको ये विचार 100 साल पिछड़े हुए मालूम होते हैं, तो कृपा करके अपने ताज़े विचार बतलाइए। दंपत्ति कैसे सुखी रह सकते हैं, इसका कोई ताज़ा नुस्खा आपके पास है? खन्ना खिसिया गए। बात कही मालती को खुश करने के लिए और वह तिनक उठी। बोले, यह नुस्खा तो मेहता साहब को मालूम होगा, डॉक्टर साहब ने तो बतला दिया और आपके ख्याल में वह 100 साल पुराना है, तो नया नुस्खा आपको बतलाना चाहिए। आपको ज्ञात नहीं कि दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कभी पुरानी हो ही नहीं सकती। समाज में इस तरह की समस्याएं हमेशा उठती रहती है और हमेशा उठती रहेगी। मिसेज खन्ना बरामदे में चली गई थी। मेहता ने उनके पास जाकर प्रणाम करते हुए पूछा, मेरे भाषण के विषय में आपकी क्या राय है? मिसेज खन्ना ने आंखें झुकाकर कहा, अच्छा था, बहुत अच्छा, मगर अभी आप अविवाहित है, तभी नारियाँ देवियाँ है, श्रेष्ठ है, कर्णधार है। विवाह कर लीजिए तो पूछूंगी अब नारियाँ क्या है, और विवाह आपको करना पड़ेगा।
क्योंकि आप विवाह से मुंह चुराने वाले मर्दों को कायर कह चुके हैं। मेहता हंसे। उसी के लिए तो ज़मीन तैयार कर रहा हूँ। मिस मालती से जोड़ा भी अच्छा है। शर्त यही है कि वह कुछ दिन आपके चरणों में बैठकर आपसे नारी धर्म सीखे। वही स्वार्थी पुरुषों की बात। आपने पुरुष कर्तव्य सीख लिया है। यही सोच रहा हूँ किससे सीखूं। मिस्टर खन्ना आपको बहुत अच्छी तरह सिखा सकते हैं। मेहता ने कहका मारा। नहीं, मैं पुरुष कर्तव्य भी आप ही से सीखूंगा। अच्छी बात है, मुझे से सीखिए। पहली बात यही है कि भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार है। नारी में सेवा और संयम और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकता है। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारियों में आज जो यह विद्रोह है, इसका कारण पुरुष का इन गुणों से शून्य हो जाना है। मिर्जा साहब ने आकर मेहता को गोद में उठा लिया और बोले, मुबारक। मेहता ने प्रश्न की आंखों से देखा। आपको मेरी तकरीर पसंद आई? तकरीर तो खैर जैसी थी वैसी थी, मगर कामयाब खूब रही। आपने परी को शीशे में उतार लिया। अपनी तकदीर सराहिए कि जिसने आज तक किसी को मुंह नहीं लगाया वह आपका कलमा पढ़ रही है। मिसेज खन्ना दबी जबान से बोली, जब नशा ठहर जाए तो कहिए। मेहता ने विरक्त भाव से कहा, मेरे जैसे किताब के कीड़ों को कौन औरत पसंद करेगी देवी जी। मैं तो पक्का आदर्शवादी हूँ। मिसेज खन्ना ने अपने पति को कार की तरफ जाते देखा तो उधर चली गई। मिर्ज़ा भी बाहर निकल गए। मेहता ने मंच पर से अपनी छड़ी उठाई और बाहर जाना चाहते थे कि मालती ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और आग्रह भरी आंखों से बोली, आप अभी नहीं जा सकते, चलिए पापा से आपकी मुलाकात कराऊं और आज वही खाना। मेहता ने कान पर हाथ रखकर कहा, नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, वहाँ सरोज मेरी जान खा जाएगी। मैं इन लड़कियों से बहुत घबराता हूँ। नहीं नहीं, मैं जिम्मा लेती हूँ, जो वह मुंह भी खोले। अच्छा आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। जी नहीं, यह न होगा, मेरी कार सरोज लेकर चल दी, आप मुझे पहुँचाने तो चलेंगे ही। दोनों मेहता की कार में बैठे। कार चली। एक क्षण बाद मेहता ने पूछा, मैंने सुना है खन्ना साहब अपनी बीवी को मारा करते हैं। तब से मुझे इनकी सूरत से नफरत हो गई। जो आदमी इतना निर्दयी हो उसे मैं आदमी नहीं समझता। उस पर आप नारी जाति के बड़े हितैषी बनते हैं। तुमने उन्हें कभी समझाया नहीं? मालती उद्विग्न होकर बोली, ताली हमेशा दो हथेलियों से बजती है, ये आप भूले जाते हैं। मैं तो ऐसे किसी कारण की कल्पना ही नहीं कर सकता कि कोई पुरुष अपने स्त्री को मारे, चाहे स्त्री कितनी ही बदजबान हो। हाँ, कितनी ही। तो आप एक नए किस्म के आदमी हैं। अगर मर्द बदमिजाज है तो तुम्हारी राय में उस मर्द पर हंटरों की बौछार करनी चाहिए। क्यों? स्त्री जितनी क्षमाशील हो सकती है पुरुष नहीं हो सकता। आपने खुद आज यह बात स्वीकार की है। तो औरत की क्षमाशीलता का यही पुरस्कार है। मैं समझता हूँ तुम खन्ना को मुंह लगाकर उसे और भी शय देती हो। तुम्हारा वह जितना आदर करता है, तुमसे उसे जितनी भक्ति है, उसके बल पर तुम बड़ी आसानी से उसे सीधा कर सकती हो, मगर तुम सफाई देकर स्वयं उस अपराध में शरीक हो जाती हो। मालती उत्तेजित होकर बोली, तुमने इस समय यह प्रसंग व्यर्थ ही छेड़ दिया। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, मगर अभी आपने गोविंदी देवी को पहचाना नहीं। आपने उनकी भोली भाली शांत मुद्रा देखकर समझ लिया वह देवी है। मैं उन्हें इतना ऊंचा स्थान नहीं देना चाहती। उन्होंने मुझे बदनाम करने का जितना प्रयत्न किया है, मुझ पर जैसे जैसे आघात किए हैं, वो बयान करूँ तो आप दंग रह जाएंगे, और तब आपको मानना पड़ेगा कि ऐसी औरत के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। आखिर उन्हें आपसे जो इतना द्वेष है, इसका कोई कारण तो होगा। कारण उनसे पूछिए, मुझे किसी के दिल का हाल क्या मालूम। उनसे बिना पूछे भी अनुमान किया जा सकता है, और वह यह है कि अगर कोई पुरुष मेरे और मेरी स्त्री के बीच में आने का साहस करे तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और उसे न मार सकूंगा तो अपनी छाती में मार लूंगा। इसी तरह अगर मैं किसी स्त्री को अपनी और अपनी स्त्री के बीच में लाना चाहूँ तो मेरी पत्नी को भी अधिकार है कि वह जो चाहे करे। इस विषय में मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। वह अवैज्ञानिक मनोवृत्ति है जो हमने अपने बनैले पूर्वजों से पाई है, और आजकल कुछ लोग इसे असभ्य और असामाजिक व्यवहार कहेंगे, लेकिन मैं अभी तक उस मनोवृत्ति पर विजय नहीं पा सका और न पाना चाहता हूँ। इस विषय में मैं कानून की परवाह नहीं करता। मेरे घर में मेरा कानून है। मालती ने तीव्र स्वर में कहा, लेकिन आपने यह अनुमान कैसे कर लिया कि मैं आपके शब्दों में खन्ना और गोविंदी के बीच आना चाहती हूँ? आप ऐसा अनुमान करके मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं खन्ना को अपने जूतियों की नोक के बराबर भी नहीं समझती। मेहता ने अविश्वास भरे स्वर में कहा, ये आप दिल से नहीं कह रही है मिस मालती। क्या आप सारी दुनिया को बेवकूफ़ समझती है?
जो बात सभी समझ रहे हैं, अगर वही बात मिसेज खन्ना भी समझे तो मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। मालती तिनक कर कहा। दुनिया को दूसरों को बदनाम करने में मज़ा आता है, यह उसका स्वभाव है। मैं उसका स्वभाव कैसे बदल लूँ? लेकिन यह व्यर्थ का कलंक है। हाँ, मैं इतनी बेमुरवत नहीं हूँ कि खन्ना को अपने पास आते देखकर दुत्कार देती। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे सभी का स्वागत और सत्कार करना पड़ता है। अगर कोई इसका कुछ और अर्थ निकालता है तो वह मालती का गला भर्रा गया और उसने मुंह फेर कर रुमाल से आंसू पोंछे। फिर 1 मिनट बाद बोली, औरों के साथ तुम भी, मुझे इसका दुख है। मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। फिर कदाचित उसे अपनी दुर्बलता पर खेद हुआ। वह प्रचंड होकर बोली, आपको मुझ पर आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप भी उन्हीं मर्दों में हैं जो किसी स्त्री पुरुष को साथ देखकर उंगली उठाए बिना नहीं रह सकते, तो शौक से उठाइए, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। अगर कोई स्त्री आपके पास बार बार किसी न किसी बहाने से आए, आपको अपना देवता समझे, हर एक बात में आपसे सलाह ले, आपके चरणों के नीचे आंखें बिछाए, आपको इशारे पाते ही आग में कूदने को तैयार हो, तो मैं दावे से कह सकती हूँ आप उसकी उपेक्षा न करेंगे। अगर आप उसे ठुकरा सकते हैं तो आप मनुष्य नहीं हैं। उसके विरुद्ध आप कितने ही तर्क और प्रमाण लाकर रख दे, लेकिन मैं मानूंगी नहीं। मैं तो कहती हूँ उपेक्षा तो दूर रही, ठुकराने की बात ही क्या। आप उस नारी के चरण धो धो कर पिएंगे और बहुत दिन गुजरने के पहले वह आपकी हृदयेश्वरी होगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे सामने खन्ना का कभी नाम न लीजिएगा। मेहता ने इस ज्वाला में मानो हाथ सेकते हुए कहा, शर्त यही है कि मैं खन्ना को आपके साथ न देखूं। मैं मानवता की हत्या नहीं कर सकती। वो आएंगे तो मैं उन्हें दूर दुराऊंगी नहीं। उनसे कहिए अपनी स्त्री के साथ सज्जनता से पेश आए। मैं किसी के निजी मामले में दखल देना उचित नहीं समझती, न मुझे इसका अधिकार है। तो आप किसी की जबान नहीं बंद कर सकती। मालती का बंगला आ गया। कार रुकी। मालती उतर पड़ी और बिना हाथ मिलाए चली गई। वह यह भी भूल गई कि उसने मेहता को भोजन की दावत दी है। वह एकांत में जाकर खूब रोना चाहती है। गोविंदी ने पहले भी आघात किए हैं, पर आज उसने जो आघात किया है वह बहुत गहरा, बड़ा चौड़ा और बड़ा मर्मभेदी है। राय साहब को खबर मिली कि इलाके में एक वारदात हो गई है और होरी से गांव के पंचों ने जुर्माना वसूल कर लिया है, तो फौरन नोखेराम को बुलाकर जवाब तलब किया। क्यों उन्हें इसकी इत्तला नहीं दी गई? ऐसे नमक हराम और दगाबाज आदमी के लिए उनके दरबार में जगह नहीं है। नोखेराम ने इतनी गालियाँ खाई तो जरा नर्म होकर बोले, मैं अकेला थोड़े ही था, गांव के और पंच भी तो थे, मैं अकेला क्या कर लेता? राय साहब ने उनकी तोन की तरफ भाले जैसी नुकीली दृष्टि से देखा। मत बको जी, तुम्हें उसी वक्त कहना चाहिए था। जब तक सरकार को इत्तला ना हो जाए मैं पंचों को जुर्माना न वसूल करने दूंगा। पंचों को मेरे और मेरी रियाया के बीच में दखल देने का हक है क्या? इस डांड पान के सिवा इलाके में और कौन सी आमदनी है? वसूली सरकार के घर गई, बकाया असामियों ने दबा लिया, तब मैं कहाँ जाऊँ, क्या खाऊं? तुम्हारा सिर, यह लाखों रुपए का खर्च कहाँ से आए? खेद है कि 2 पुश्तों से कारिंदगिरी करने पर भी मुझे आज तुम्हें यह बात बतलानी पड़ती है। कितने रुपए वसूल हुए थे होरी से? नोखेराम ने सिट पिटाकर कहा, 80 रुपये। नगद उसके पास कहाँ थे हुजूर? कुछ अनाज दिया, बाकी अब मैं अपना घर लिखा दिया। राय साहब ने स्वार्थ का पक्ष छोड़कर होरी का पक्ष लिया। अच्छा, तो आपने और बगुला भगत पंचों ने मिलकर मेरे एक मातबर आसामी को तबाह कर दिया। मैं पूछता हूँ, तुम लोगों को क्या हक था कि मेरे इलाके में मुझे इत्तिला दिए बगैर मेरे आसामी से जुर्माना वसूल करते? इसी बात पर अगर मैं चाहूँ तो आपको, उस जालिये पटवारी और उस धूर्त पंडित को 7-7 साल के लिए जेल भिजवा सकता हूँ। आपने समझ लिया कि आप ही इलाके के बादशाह है। मैं कह देता हूँ, आज शाम तक जुर्माने की पूरी रकम मेरे पास पहुँच जाए, वरना बुरा होगा। मैं एक एक से चक्की पिसवा कर छोड़ूंगा। जाइए। हाँ, होरी को और उसके लड़के को मेरे पास भेज दीजिएगा। नोखेराम ने दबी जबान से कहा। उसका लड़का तो गांव छोड़कर भाग गया। जिस रात को यह वारदात हुई उसी रात को भागा। राय साहब ने रोज से कहा, झूठ मत बोलो। तुम्हें मालूम है झूठ से मेरे बदन में आग लग जाती है। मैं आज तक कभी नहीं सुना कि कोई युवक अपने प्रेमिका को उसके घर से लाकर फिर खुद भाग जाए। अगर उसे भागना ही होता तो वह उस लड़की को लाता क्यों? तुम लोगों की इसमें भी कोई ज़रूर शरारत है। तुम गंगा में डूबकर भी अपनी सफाई दो तो मैं मानने को नहीं। तुम लोगों ने अपने समाज की प्यारी मर्यादा की रक्षा के लिए उसे धमकाया होगा। बेचारा भाग न जाता तो क्या करता?
नौखेराम इसका प्रतिवाद न कर सके। मालिक जो कुछ कहे वह ठीक है। वह यह भी न कह सके कि आप खुद चलकर झूठ सच की जांच कर ले। बड़े आदमियों का क्रोध पूरा समर्पण चाहता है, अपने खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। पंचों ने राय साहब का फैसला सुना तो नशा हिरन हो गया। अनाज तो अभी तक जो का त्यों पड़ा था, पर रुपए तो कब के गायब हो गए। होरी का मकान रेहन लिखा दिया गया था, पर उस मकान को देहात में कौन पूछता है। जैसे हिंदू स्त्री पति के साथ घर की स्वामिनी है और पति त्याग दे तो कहीं की नहीं रहती, उसी तरह यह घर घोरी के लिए लाख रुपए का है, पर उसकी असली कीमत कुछ भी नहीं। और इधर राय साहब बिना रुपए लिए मानने के नहीं। यही होरी जाकर रो आया होगा। पटेश्वरी लाल सबसे ज़्यादा भयभीत थे। उनकी तो नौकरी ही चली जाएगी। चारों सज्जन इस गहन समस्या पर विचार कर रहे थे, पर किसी की अक्ल काम न करती थी। एक दूसरे पर दोष रखता था। फिर खूब झगड़ा हुआ। पटेश्वरी ने अपनी लंबी शंकाशील गर्दन हिलाकर कहा, मैं मना करता था कि होरी के विषय में हमें चुप्पी साध कर रह जाना चाहिए। गाय के मामले में सबको तावान देना पड़ा, इस मामले में तावान ही से गला न छूटेगा। नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मगर तुम लोगों को रुपए की पड़ी थी, निकालो 20-20 रुपए। अब भी कुशल है, कहीं राय साहब ने रपट कर दी तो सब जने बंधा जाओगे। दाता दीन ने ब्रह्मा तेज दिखाकर कहा, मेरे पास 20 रुपए की जगह 20 पैसे भी नहीं है। ब्राह्मणों को भोज दिया गया, होम हुआ, क्या इसमें कुछ खर्च ही नहीं हुआ? राय साहब की हिम्मत है कि मुझे जेल ले जाए। ब्रह्मा बनकर घर का घर मिटा दूंगा। अभी उन्हें किसी ब्राह्मण से पाला नहीं पड़ा। झिंगुरी सिंह ने भी कुछ इसी आशय के शब्द कहे। वह राय साहब के नौकर नहीं है। उन्होंने होरी को मारा नहीं, पीटा नहीं, कोई दबाव नहीं डाला। होरी अगर प्रायश्चित करना चाहता था तो उन्होंने इसका अवसर दिया। इसके लिए कोई उन पर अपराध नहीं लगा सकता। मगर नौखेराम की गर्दन इतनी आसानी से न छूट सकती थी। यहाँ मज़े से बैठे राज करते थे। वेतन तो 10 रुपये से ज़्यादा न था, पर 1000 साल की ऊपर की आमदनी थी। सैकड़ों आदमियों पर हुकूमत, 4-4 प्यादे हाजिर। बेगार में सारा काम हो जाता था। थानेदार तक कुर्सी देते थे। यह चैन उन्हें और कहा था। और पटेश्वरी तो नौकरी के बदौलत महाजन बने हुए थे। कहाँ जा सकते थे। 2-3 दिन इसी चिंता में पड़े रहे कि कैसे इस विपत्ति से निकले। आखिर उन्हें एक मार्ग सूझ ही गया। कभी कभी कचहरी में उन्हें दैनिक बिजली देखने को मिल जाती थी। यदि एक गुमनाम पत्र उसके संपादक जी की सेवा में भेज दिया जाए कि राय साहब किस तरह असामियों से जुर्माना वसूल करते हैं, तो बचा को लेने के देने पड़ जाए। नौखेराम भी सहमत हो गए। दोनों ने मिलकर किसी तरह एक पत्र लिखा और रजिस्ट्री भेज दिया। संपादक ओंकारनाथ तो ऐसे पत्रों की ताक में रहते थे। पत्र पाते ही तुरंत राय साहब को सूचना दी। उन्हें एक ऐसा समाचार मिला है जिस पर विश्वास करने की उनकी इच्छा नहीं होती, पर संवाददाता ने ऐसे प्रमाण दिए कि सहसा अविश्वास भी नहीं किया जा सकता। क्या यह सच है कि राय साहब ने अपने इलाके के एक आसामी से 80 रुपये तावान इसीलिए वसूल किए कि उसके पुत्र ने एक विधवा को घर में डाल दिया था? संपादक का कर्तव्य उन्हें मजबूर करता है कि वह मामले की जांच करे और जनता के हितार्थ उसे प्रकाशित कर दे। राय साहब इस विषय में जो कुछ कहना चाहे, संपादक जी उसे भी प्रकाशित कर देंगे। संपादक जी दिल से चाहते हैं कि यह खबर गलत हो, लेकिन उसमें कुछ भी सत्य हुआ तो वह उसे प्रकाश में लाने के लिए विवश हो जाएंगे। मैत्री उन्हें कर्तव्य पथ से नहीं हटा सकती। राय साहब ने यह सूचना पाई तो सिर पीट लिया। पहले तो उनको ऐसी उत्तेजना हुई कि जाकर ओंकारनाथ को गिनकर 50 हंटर जमाए और कह दे, जहाँ वो पत्र छापना वहाँ यह समाचार भी छाप देना। लेकिन इसका परिणाम सोचकर मन को शांत किया और तुरंत उनसे मिलने चले। अगर देर की और ओंकारनाथ ने वह संवाद छाप दिया तो उनके सारे यश में कलिमा पुत जाएगी। ओंकारनाथ सैर करके लौटे थे और आज के पत्र के लिए संपादकीय लेख लिखने की चिंता में बैठे थे, पर मन पक्षी की भांति उड़ा उड़ा फिरता था। उनकी धर्मपत्नी ने रात उन्हें कुछ ऐसी बातें कह डाली थी जो अभी तक कांटे की तरह चुभ रही थी। उन्हें कोई दरिद्र कह ले, अभागा कह ले, बुद्धू कह ले, वह जरा भी बुरा न मानते थे। लेकिन यह कहना कि उनमें पुरुषत्व नहीं है, यह उनके लिए असहाय था। और फिर अपनी पत्नी को यह कहने का क्या हक है? उससे तो यह आशा की जाती है कि कोई इस तरह का आक्षेप करे तो उसका मुंह बंद कर दे। बेशक वह ऐसी खबरें नहीं छापते, ऐसी टिप्पणियां नहीं करते कि सिर पर कोई आफत आ जाए। फूक फूक कर कदम रखते हैं। इन काले कानूनों के युग में वह और कर ही क्या सकते हैं? मगर वह क्यों सांप के बिल में हाथ नहीं डालते? इसीलिए तो कि उनके घर वालों को कष्ट न उठाने पड़े, और उनकी सहिष्णुता का उन्हें यह पुरस्कार मिल रहा है। क्या अंधेर है। उनके पास रुपए नहीं है तो बनारसी साड़ी कैसे मंगा दे?
डॉक्टर, सेठ और प्रोफेसर भाटिया और न जाने किस किस की स्त्रियां बनारसी साड़ी पहनती है, तो वह क्या करे? क्यों उनकी पत्नी इन साड़ी वालियों को अपने खद्दर की साड़ी से लज्जित नहीं करती? उनकी खुद तो यह आदत है कि किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो मोटे से मोटे कपड़े पहन लेते हैं, और कोई कुछ आलोचना करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के तैयार रहते हैं। उनकी पत्नी में क्यों वही आत्माभिमान नहीं है? वह क्यों दूसरों का ठाट बाट देखकर विचलित हो जाती है? उसे समझना चाहिए कि वह एक देशभक्त पुरुष की पत्नी है। देशभक्त के पास अपने भक्ति के सिवा और क्या संपत्ति है? इसी विषय को आज के अग्रलेख का विषय बनाने की कल्पना करते करते उनका ध्यान राय साहब के मामले की ओर जा पहुंचा। राय साहब सूचना का क्या उत्तर देते हैं यह देखना है। अगर वह अपनी सफाई देने में सफल हो जाते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह यह समझे कि ओंकारनाथ दबाव, भय और मुलाजे में आकर अपने कर्तव्य से मुंह फेर लेंगे तो यह उनका भ्रम है। इस सारे तप और साधना का पुरस्कार उन्हें इसके सिवा और क्या मिलता है कि अवसर बढ़ने पर वह इन कानूनी डकैतों का भंडाफोड़ करे। उन्हें खूब मालूम है कि राय साहब बड़े प्रभावशाली जीव है, काउंसिल के मेंबर तो है ही, अधिकारियों में भी उनका काफ़ी रसूख है। वह चाहे तो उन पर झूठे मुकदमे चलवा सकते हैं, अपने गुंडों से राह चलते पिटवा सकते हैं, लेकिन ओंकार इन बातों से नहीं डरता। जब तक उसकी देह में प्राण है वह अतातियों की खबर लेता रहेगा। सहसा मोटरकार की आवाज़ सुनकर वह चौंके। तुरंत कागज़ लेकर अपना लेख आरंभ कर दिया और एक ही क्षण में राय साहब ने उनके कमरे में कदम रखा। ओंकारनाथ ने न उनका स्वागत किया, न कुशलक्षेम पूछा, न कुर्सी दी। उन्हें इस तरह देखा मानो कोई मुलजिम उनकी अदालत में आया हो, और रोब से मिले हुए स्वर में पूछा, आपको मेरा पुर्जा मिल गया था? मैं वह पत्र लिखने के लिए बाध्य नहीं था। मेरा कर्तव्य यह था कि स्वयं उसकी तहकीकात करता, लेकिन मुरव्वत में सिद्धांतों की कुछ न कुछ हत्या करनी ही पड़ती है। क्या उस संवाद में कुछ सत्य है? राय साहब उसका सत्य होना अस्वीकार न कर सके। हालांकि अभी तक उन्हें जुर्माने के रुपए नहीं मिले थे और वह उनके पाने से साफ इनकार न कर सकते थे, लेकिन वह देखना चाहते थे कि यह महाशय किस पहलू पर चलते हैं। ओंकारनाथ ने खेद प्रकट करते हुए कहा, तब तो मेरे लिए उस संवाद को प्रकाशित करने के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। मुझे इसका दुख है कि मुझे अपने एक परम हितैषी मित्र की आलोचना करनी पड़ रही है, लेकिन कर्तव्य के आगे व्यक्ति कोई चीज़ नहीं। संपादक अगर अपना कर्तव्य न पूरा कर सके तो उसे इस आसन पर बैठने का कोई हक नहीं है। राय साहब कुर्सी पर डट गए और पान की गिलोरियां मुंह में भरकर बोले, लेकिन यह आपके हक में अच्छा न होगा। मुझे जो कुछ होना है पीछे होगा, आपको तत्काल दंड मिल जाएगा। अगर आप मित्रों की परवाह नहीं करते तो मैं भी उसी कैंडे में का आदमी हूँ। ओंकारनाथ ने शहीद का गौरव धारण करके कहा, इसका तो मुझे कभी भय नहीं हुआ। जिस दिन मैंने पत्र संपादन का भार लिया उसी दिन प्राणों का मोह छोड़ दिया, और मेरे समीप एक संपादक की सबसे शानदार मौत यही है कि वह न्याय और सत्य की रक्षा करता हुआ अपना बलिदान कर दे। अच्छी बात है, मैं आपको चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं अब तक आपको मित्र समझता आया था, मगर अब आप लड़ने पर ही तैयार है तो लड़ाई ही सही। आखिर मैं आपके पत्र का 5 गुना चंदा क्यों देता हूँ? केवल इसीलिए कि वो मेरा गुलाम बना रहे। मुझे परमात्मा ने रईस बनाया है, आपके बनाने से नहीं बना हूँ। साधारण चंदा 15 रुपया है, मैं 75 रुपया देता हूँ, इसीलिए कि आपका मुंह बंद रहे। जब आप घाटे का रोना रोते हैं और सहायता की अपील करते हैं, और ऐसी शायद ही कोई तिमाही जाती हो जब आपकी अपील न निकलती हो, तो मैं ऐसे मौके पर आपकी कुछ न कुछ मदद कर देता हूँ। किस लिए? दीपावली, दशहरा, होली में आपके यहाँ बहना भेजता हूँ और साल में 25 बार आपकी दावत करता हूँ। किस लिए? आप रिश्वत और कर्तव्य दोनों साथ साथ नहीं निभा सकते। ओंकारनाथ उत्तेजित होकर बोले, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। राय साहब ने फटकारा, अगर यह व्यवहार रिश्वत नहीं है तो रिश्वत क्या है? जरा मुझे समझा दीजिए। क्या आप समझते हैं आपको छोड़कर और सभी गधे हैं जो निस्वार्थ भाव से आपका घाटा पूरा करते रहते हैं? निकालिए अपने बहिए और बतलाइए, अब तक आपको मेरी रियासत से कितना कुछ मिल चुका है? मुझे विश्वास है हजारों की रकम निकलेगी। अगर आपको स्वदेशी स्वदेशी चिल्लाकर विदेशी दवाओं और वस्तुओं का विज्ञापन छापने में शर्म नहीं आती तो मैं अपने आसामियों से डांट, तावान और जुर्माना लेते क्यों शर्माऊं? यह न समझिए कि आप ही किसानों के हित का बीड़ा उठाए हुए हैं। मुझे किसानों के साथ जलना मरना है। मुझसे बढ़कर दूसरा उनका हितेच्छु नहीं हो सकता, लेकिन मेरी गुजर कैसे हो? अफसरों को दावतें कहाँ से दूँ? सरकारी चंदे कहाँ से दूँ?
खानदान के सैकड़ों आदमियों की ज़रूरतें कैसे पूरी करूं? मेरे घर का क्या खर्च है ये शायद आप जानते हैं। तो क्या मेरे घर से रुपए फलते हैं? आएगा तो असामियों ही के घर से। आप समझते होंगे, जमींदार और ताल्लुकेदार सारे संसार का सुख भोग रहे हैं। उनकी असली हालत का आपको ज्ञान नहीं। अगर वह धर्मात्मा बनकर रहे तो उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। अफसरों की डालियां न दे तो जेल खाना घर हो जाए। हम बिच्छू नहीं हैं कि अनायास ही सबको डंक मारते फिरे। न गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, लेकिन मर्यादाओं का पालन तो करना ही पड़ता है। जिस तरह आप मेरी रईसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसी तरह और सभी हमें सोने की मुर्गी समझते हैं। आइए मेरे बंगले पर तो दिखाओ कि सुबह से शाम तक कितने निशाने मुझ पर पड़ते हैं। कोई कश्मीर से शाल दुशाला लिए चला आ रहा है, कोई इत्र और तंबाकू का एजेंट है, कोई पुस्तकों और पत्रिकाओं का, कोई जीवन बीमे का, कोई ग्रामोफोन लिए सिर पर सवार है, कोई कुछ। चंदे वाले तो अनगिनती। क्या सबके सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाऊं? ये लोग मेरे द्वार पर दुखड़ा सुनाने आते हैं मुझे उल्लू बनाकर, मुझसे कुछ ऐंठने के लिए। आज मर्यादा का विचार छोड़ दूं तो तालियां पीटने लगे, हुक्काम को डालियां न दूं तो बागी समझा जाऊं। तब आप अपने लेखों से मेरी रक्षा न करेंगे। कांग्रेस में शरीक हुआ तब उसका तावान अभी तक देता हूँ। काली किताब में नाम दर्ज हो गया। मेरे सिर पर कितना कर्ज है ये भी कभी आपने पूछा है? अगर सभी महाजन डिग्रियां करा ले तो मेरे हाथ की यह अंगूठी अब तक बिक जाएगी। आप कहेंगे क्यों यह आडंबर पालते हो? कहिए, 7 पुश्तों से जिस वातावरण में पला हो उससे अब निकल नहीं सकता। घास छिलना मेरे लिए असंभव है। आपके पास जमीन नहीं, जायदाद नहीं, मर्यादा का झमेला नहीं। आप निर्भीक हो सकते हैं, लेकिन आप भी दुम दबाए बैठे रहते हैं। आपको कुछ खबर है? अदालतों में कितनी रिश्वतें चल रही है, कितने गरीबों का खून हो रहा है, कितनी देवियां भ्रष्ट हो रही है बूता लिखने का? सामग्री मैं देता हूँ, प्रमाण सहित। ओंकारनाथ कुछ नर्म होकर बोले, जब कभी अवसर आया है मैंने कदम पीछे नहीं हटाया। राय साहब भी कुछ नर्म हुए। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि 2-1 मौके पर आपने जवामर्दी दिखाई, लेकिन आपकी निगाह हमेशा अपने लाभ की ओर रही है, प्रजाहित की ओर नहीं। आंखें न निकालिए और न मुंह लाल कीजिए। जब कभी आप मैदान में आए हैं उसका शुभ परिणाम यही हुआ कि आपके सम्मान और प्रभाव और आमदनी में इजाफा हुआ है। अगर मेरे साथ भी आप वही चाल चल रहे हैं तो आपकी खातिर करने को तैयार हूँ। रुपए न दूंगा क्योंकि वह रिश्वत है। आपकी पत्नी जी के लिए कोई आभूषण बनवा दूंगा। है मंजूर? अब मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि आपको जो संवाद मिला वो गलत है, मगर यह भी कह देना चाहता हूँ कि अपने और सभी भाइयों की तरह मैं भी असामियों से जुर्माना लेता हूँ और साल में 10-5 हज़ार रुपये मेरे हाथ लग जाते हैं। और अगर आप मेरे मुंह से यह कौर छीनना चाहेंगे तो आप घाटे में रहेंगे। आप भी संसार में सुख से रहना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। इससे क्या फ़ायदा कि आप न्याय और कर्तव्य का ढोंग रच कर मुझे भी जेर बार करें और खुद भी जेर बार हो। दिल की बात कहिए, मैं आपका बैरी नहीं हूँ। आपके साथ कितनी ही बार एक चौके में एक मेज़ पर खा चुका हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आप तकलीफ़ में हैं। आपकी हालत शायद मेरी हालत से भी ख़राब है। हाँ, अगर आपने हरिश्चंद्र बनने की कसम खा ली है तो आपकी खुशी। मैं चलता हूँ।